वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप अकेडमी पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं लेके आया हूं उसके लिए बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम लोग लेक्चर नंबर 9 में ये पढ़ने वाले हैं कि जब भी हम लोग कोई भी बिजनेस चूज करते हैं तो वो बिजनेस कौन सा होना चाहिए। तो टॉपिक क्या हो गया दोस्तों हमारा, बहुत ही जानदार और शानदार, चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि आप कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करना चाहते हैं जिसको बनाना आसान हो, जिसमें प्रॉफिट ज्यादा हो और बहुत कम प्रॉब्लम्स हो। ऐसा ही बिजनेस हमेशा कोशिश करेंगे हम लोग कि ऐसा बिजनेस हमेशा हम लोग फॉर्म करें। तो चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर टेकिंग डिसीजंस अबाउट द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन हम लोग को लेने होते हैं, इसकी हम लोग बात करने वाले, चर्चा करने वाले हैं। कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि पैसा कितना लगने वाला है उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट करने में। दूसरा यहां पे कि कितने आसानी से वो सेटअप हो जाए। कॉस्ट तो एक अपनी जगह पे है ही, बट कितने आसानी से हो सकता है कि उसमें लाइसेंस प्रोसेस बहुत लंबी हो, परमिशन प्रोसेस बहुत लंबी हो। तो ये सारी प्रोसेस लंबी ना हो, हम लोग ये चाहते हैं जब भी हम लोग फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। समझते हैं इसको। सोल प्रोप्राइटर इज लीस्ट एक्सपेंसिव। हमें ये समझ में आया कि पांचों में से सबसे आसान जो है वो है सोल प्रोप्राइटर। इजी टू एंट्री, इजी टू एग्जिट। ज्यादा दिक्कत हो तो एग्जिट हो गए, और नहीं तो एंट्री तो कर ही ली है हम लोगों ने इसमें। एनी लीगल फॉर्मेलिटीज टू बी फुलफिल्ड। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें सोल प्रोप्राइटर की, तो बहुत ज्यादा यहां पे इसको बनाने में मेहनत नहीं लगती है। कंपनी इज मोस्ट एक्सपेंसिव विद लॉट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। बट कंपनी की बात करें हम लोग, जो कि सबसे लास्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, लास्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था, तो कंपनी को बनाने में सबसे मेहनत लगती है और बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कॉस्ट और सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस का। नंबर 2 हम लोग बात करते हैं कैपिटल कंसिडरेशन की। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना पैसे की आवश्यकता है। बिजनेस रिक्वायरिंग लेस अमाउंट ऑफ फाइनेंस प्रेफर इन सोल प्रोप्राइटर। तो इन पांचों में से सबसे ज्यादा प्रेफर करेंगे हम लोग सोल प्रोप्राइटर, क्योंकि अकेले को स्टार्ट करना है तो जितना अपने पास पैसा होगा उसी में से हम लोग यहां स्टार्ट करेंगे। एंड पार्टनरशिप फॉर्म, वेयर एज बिजनेस एक्टिविटीज रिक्वायरिंग ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रेफर कंपनी फॉर्म। बट यहां पे अगर पैसा बहुत ज्यादा चाहिए तो कंपनी फॉर्म पे हम लोगों को यहां पे स्विच करना रहेगा। पॉइंट नंबर 3 पे हम लोग आते हैं दोस्तों, नेचर ऑफ द बिजनेस। किस तरीके का बिजनेस यहां पे आप करना चाहते हैं। गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड करना चाहते हैं या यहां पे सर्विस सेक्टर से रिलेटेड बात करना चाहते हैं। इफ द वर्क रिक्वायर्स पर्सनल अटेंशन सच एज टेलरिंग यूनिट, हेयर कटिंग सलून, इट इज जनरली सेटअप अ सोल प्रोप्राइटर। अगर खुद को कोई स्किल आती है तो अपने हिसाब से काम करना है तो सोल प्रोप्राइटर इज द बेस्ट काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यूनिट्स एंगेज इन द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आर मोर लाइकली टू बी ऑर्गेनाइज इन द कंपनी फॉर्म। अगर मान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम करना है तो ये जनरली जो है आपका कंपनी फॉर्म में चला जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ कंट्रोल डिजायर। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में हमें एक बात याद रखनी होती है कि कंट्रोलिंग पावर किसके पास रहेगी। A person who desires to full and exclusive control over business prefers proprietorship rather than partnership। तो यहां पे प्रोप्राइटर में आपका खुद का पूरा कंट्रोल रहता है, बट यहां पार्टनरशिप में आपका बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता। ना तो कंपनी में आपका बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता है, क्योंकि लोग जो जुड़े रहते हैं उनका भी कहीं ना कहीं यहां पे इंटरफियरेंस रहता है। बिकॉज कंट्रोल हैज टू बी शेयर्ड इन दीज केसेस। तो पार्टनरशिप की बात करें, कंपनी की बात करें, तो हमेशा पावर जो रहती है डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। लायबिलिटी और डिग्री ऑफ रिस्क की बात करें, कौन से बिजनेस में अच्छी होती है, कौन से बिजनेस में कम होती है और कौन से बिजनेस में ज्यादा होती है। प्रोजेक्ट्स आर वेरी रिस्की विच आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन द सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, तो यहां पे अगर अकेले बंदे की बात करें तो हो सकता है उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो, तो यहां पे ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है दोस्तों। फॉर्म ऑफ एंड पार्टनरशिप वेयर रिस्की एज द वेंचर्स शुड बी ऑर्गेनाइज्ड organization done in because company the form of a liability of shareholders are limited। तो हम लोग लाइबिलिटी और डिग्री ऑफ रिस्क की बात करें तो प्रोप्राइटर में ये ज्यादा होगा, सोल प्रोप्राइटर में ये ज्यादा होगा, बट कंपनी में बहुत ज्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस बंदे बैठे होंगे बहुत सारे जिनको ये काम बहुत ही अच्छे से करना आता हो। तो डिग्री ऑफ रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा इसमें दिखेगा आपको सोल प्रोप्राइटर में, कंपनी में थोड़ा सा कम दिखेगा। कंटिन्यूटी की हम लोग अगर बात करें, इन केस द बिजनेस नीड्स
परमानेंट स्ट्रक्चर कंपनी फॉर्म्स इज मोर देन सुटेबल। तो कंपनी जो है लंबे समय तक के काम करती है क्योंकि पैसा अच्छा खासा होता है, लोग जो रहते हैं टैलेंटेड रहता है और उनको काम बहुत अच्छे से करना आता है। फॉर शॉर्ट टर्म वेंचर्स प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में बी प्रेफर्ड। बट अगर शॉर्ट टर्म के लिए काम करना है तो प्रोप्राइटर या तो हम लोग यहां पे प्रेफर कर सकते हैं पार्टनरशिप, जो कि अच्छा खासा काम यहां पे कर सकता है। मैनेजमेंट एबिलिटी की अगर हम लोग बात करें, इफ द ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशन आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, अगर ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी जो काम है वो थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे एंड रिक्वायर प्रोफेशनलाइज्ड मैनेजमेंट, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज अ बेटर अल्टरनेटिव। अगर यहाँ पे एकदम स्ट्रिक्टली सारी चीजें आपको फॉलो करनी है तो ये सोल प्रोप्राइटर में पॉसिबल नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी में यहाँ पे पॉसिबल है। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में भी सुटेबल वेयर सिंप्लिसिटी ऑफ ऑपरेशन अलाउ इवन पीपल विथ लिमिटेड स्किल टू रन द बिजनेस। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं प्रोप्राइटरशिप की और पार्टनरशिप की, तो यहाँ पे लिमिटेड स्किल्स होगी और यहाँ पे इनके जो ऑपरेशंस करने का या किसी भी चीज को करने का जो तरीका होगा वो बहुत ही अच्छा नहीं होगा, मतलब अप टू द मार्क नहीं होगा। बट कंपनी में जो काम करने का तरीका होगा, मैनेजमेंट का जो तरीका होगा वो बहुत बेहतर होगा बाकी लोगों से। दस द नेचर ऑफ ऑपरेशंस एंड द नीड्स फॉर प्रोफेशनलाइज्ड मैनेजमेंट अफेक्ट द चॉइस ऑफ द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो प्रोफेशनल एटिकेट्स होते हैं। अगर प्रोफेशनल एटिकेट्स नहीं है तो कंपनी को ग्रो करना, पार्टनरशिप को ग्रो करना या सोल प्रोप्राइटर को ग्रो करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ, हम लोग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले फैक्टर की हम लोग बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ द कैपिटल। मोस्ट एडवांटेजियस जो है वो किसमें होता है, कंपनी में होता है, और लीस्ट एडवांटेजियस जो है वो सोल प्रोप्राइटर में होता है। अकेला बंदा कितना पैसा लगाएगा, सबसे बड़ी बात तो यह है। कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो मोस्ट एडवांटेजियस जो है, सबसे ज्यादा फायदा जो है वो पैसे में वो होता है सोल प्रोप्राइटर को, क्योंकि उसके जेब में जितना होगा वो उतना लगाएगा, अगर जेब में नहीं होगा तो वो नहीं लगाएगा। लीस्ट एडवांटेजियस में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कंपनी की। ईज ऑफ फॉर्मेशन की बात करें, किस तरीके से एस्टैब्लिश होगा, तो सोल प्रोप्राइटर जो है बहुत आसानी से एस्टैब्लिश हो जाता है। बट लीस्ट एडवांटेजियस में हम लोग बात करें तो कंपनी में बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज के बाद ही इसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की हम लोग बात करें, कंपनी एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी की हम लोग बात करें तो ओनरशिप जो है वो यहाँ पे नहीं हो पाती ट्रांसफर। बट यहाँ लीस्ट एडवांटेजेस में बात करें हम लोग तो पार्टनरशिप, हमेशा पार्टनर्स के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही पूरा बिजनेस रन कर सकते हैं। मैनेजरियल स्किल्स की बात करें तो एडवांटेजेस जो है वो यहाँ पे कंपनी को मिलता है, लीस्ट एडवांटेजेस जो है वो सोल प्रोप्राइटर को मिलता है। क्यों? क्योंकि अकेला बंदा जब काम करता है तो अपने तरीके से काम करता है, बट कंपनी में सारे लोगों को अप टू द मार्क काम करना होता है। रेगुलेशंस की बात करें तो मोस्ट एडवांटेजेस जो है सोल प्रोप्राइटर, क्योंकि वो अकेला बंदा है, चाहे जैसे वो रूल्स यहां पे इंप्लीमेंट करवा सकता है। लीस्ट एडवांटेजेस में हम लोग बात करें तो वो कंपनी है। क्यों? क्योंकि यहां पे रेगुलेशन जो है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल रखने पड़ते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो सोल प्रोप्राइटर जो है फ्लेक्सिबल होता है, जब मन कर रहा है वो बिजनेस बंद कर देता है, जब मन कर रहा है वो बिजनेस स्टार्ट कर देता है, बट कंपनी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। कंटिन्यूटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो कंपनी जो है ज्यादा समय तक के काम कर पाती है, लॉन्ग ड्यूरेशन में काम करती है। बट लीस्ट एडवांटेजेस में हम लोग बात करें तो ये सोल प्रोप्राइटर होता है। लायबिलिटी की बात करें तो मोस्ट एडवांटेजेस कंपनी होती है। क्यों? क्योंकि यहां पे इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। बट यहां पे एडवांटेजेस की हम लोग बात करें तो जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसको अनलिमिटेड लायबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ती है। यहां पे शेयरिंग हो जाती है, मगर यहां पे शेयरिंग नहीं हो पाती, अकेला बंदा फंस जाता है इसमें। अब हम लोग बात करते हैं सबसे अच्छी एक टॉपिक की, जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। किस तरीके से कैसे हम लोग कंपनी को यहां फॉर्म करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है लोगों के सामने उसकी बात रखना कि हम ये कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन बहुत जरूरी है। दूसरा इनकॉर्पोरेशन, और तीसरा जो है यहाँ पे कैपिटल सब्सक्रिप्शन। तो ये तीन बेस पिलर्स है जिससे हम लोग कंपनी को क्या कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं। चौथा सपोर्टिव जो हमारा पिलर आता है उसको बोलते हैं हम लोग कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। अब ये बिजनेस को हम लोग को स्टार्ट करना है। अब हम लोग एक एक चीज को यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी मींस ब्रिंगिंग अ कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस। उसको स्टार्ट करने का तरीका जो है वो कहीं ना कहीं फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी है। एंड स्टार्टिंग इट्स बिजनेस, द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। यार कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है कंपनी के फॉर्मेशन में, तो हम लोगों ने बात करी प्रमोशन। कैसे प्रमोशन है भाई? प्रमोशन मींस कंसीविंग अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड टेकिंग एन इनिशिएटिव टू फॉर्म अ कंपनी। स्टार्ट करना कैसे है किसी कंपनी को, ये हम लोग बताता है प्रमोशन में। तो अपॉर्चुनिटी भी यहां प्रमोशन में ही हम लोगों को समझ में आती है। आगे हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी मींस ब्रिंगिंग अ कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस एंड स्टार्टिंग इट्स बिजनेस, द स्टेप्स इन्वॉल्व
स्ट्रक्चर, जैसे हम लोगों ने प्रमोशन की बात करी वैसे ही हम लोग नंबर 2 की बात करेंगे भाई इनकॉर्पोरेशन की। इनकॉर्पोरेशन मींस रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्टर्ड करवाना अपने को। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा इनकॉर्पोरेशन। बॉडी अंडर द इंडियन कॉर्पोरेट कंपनीज एक्ट 1956, तो 1956 के अकॉर्डिंग इसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। एंड रिसीविंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अब क्या मिलेगा आपको, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा यहाँ पे। मतलब आप अब अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा चुके और आप अब इसको यहाँ पे स्टार्ट करने वाले। कंपनी के फॉर्मेशन का थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अ कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी है यहाँ पे कैन रेज फंड फ्रॉम द पब्लिक बाय इशूइंग शेयर्स। पैसा कैसे आएगा, तो कंपनी के शेयर्स को इशू करके। शेयर्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपनी इज नोन एज शेयर्स एंड डिबेंचर्स। फॉर दिस इट हैज टू इशू प्रोस्पेक्टस एंड अंडरगो वेरियस अदर फॉर्मेलिटीज। प्रोस्पेक्टस भी लॉन्च करेगी और आईपीओ के थ्रू ये यहाँ पे शेयर्स भी लॉन्च करेगी और लोगों को बताएगी कि हमारी कंपनी इतने सालों से काम कर रही है और ये इसके अचीवमेंट्स है। तो इस तरीके से हमें समझ में आ गया कि 3 बेसिक स्ट्रक्चर के बाद चौथा जो बेसिक स्ट्रक्चर आता है उसको बोलते हैं कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। टू कमेंस बिजनेस अ पब्लिक कंपनी हैज टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। अब इसको स्टार्ट करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट चाहिए। आगे हम लोग बात करें यहाँ पे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। फॉर दिस वेरियस डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। किसके पास डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे, तो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी जो होता है उसके पास पूरे आपके डॉक्यूमेंट जमा होने चाहिए, तभी आप बिजनेस को यहाँ स्टार्ट कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनी हैज टू अंडरगो ओनली फर्स्ट 2 स्टेप बट अ पब्लिक कंपनी हैज टू अंडरगो ऑल द 4 स्टेजेस। प्राइवेट कंपनी है तो 2 में ही काम हो जाएगा आपका। किस किस में हो जाएगा भैया, प्रमोशन में हो जाएगा और सेकंड पॉइंट में हो जाएगा यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन में हो जाएगा। बट इसमें चारों जो है स्टेज को फुलफिल करना पड़ेगा, किसमें, पब्लिक कंपनी में। ठीक है ना। चलिए हम लोग एक एक चीज को फिर से अच्छे से समझते हैं। प्रमोशन में क्या क्या स्टेप्स होने वाले हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आइडेंटिफाई करो कि बिजनेस में कैसी अपॉर्चुनिटी है, मालूम तो करो। ग्राउंड लेवल पे पता करे कि ये बिजनेस हमारे काम का भी है कि नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ अ प्रमोटर इज टू आइडेंटिफाई अ बिजनेस आइडिया सच दैट, एग्जांपल की बात करें, प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट और द सर्विस। नई चीजें कैसे मार्केट में लाना है, क्या प्राइस कम करना है, की क्वालिटी पे हम लोगों को ध्यान देना है कि मार्केटिंग पे ज्यादा ध्यान देना है। फिजिबिलिटी स्टडीज की बात करें, आफ्टर आइडेंटिफाइंग अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी द प्रमोटर्स अंडरटेक डिटेल्ड स्टडीज ऑफ टेक्निकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। तो वो हर तरीके से देखे कि कोई चीज कितनी फ्लेक्सिबल हो सकती है, कितना अच्छा उसमें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करें यहाँ पे नेक्स्ट टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी की बात करेंगे, क्योंकि ये सारे पॉइंट हमारे किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। द रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल टेक्नोलॉजी इज नॉट इजीली अवेलेबल। प्रॉब्लम यह है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा अवेलेबल नहीं होता, तो जो अवेलेबल होता है उससे हमें यहाँ पे काम चलाना होता है। फाइनेंशियल की बात करें तो पैसा आएगा कहां से, इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड फॉर अ बिजनेस एक्टिविटी। होना क्या चाहिए, पैसा मिल जाना चाहिए समय पे। अगर नहीं मिला तो ये किसी काम का नहीं है हमारे। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी की बात करें तो पैसा कमाना कैसे, ये इकोनॉमिक फिजिबिलिटी की बात में आता है। चेक प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। प्रमोटर यूजुअली टेक द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स टू कंडक्ट दीज स्टडीज। और क्या करते हैं हम लोग, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के एक्सपर्ट्स के जो भी यहाँ पे बहुत सारे कमिटमेंट होते हैं एक्सपर्ट्स के, आपके जब कंपनीज में ज्वाइन करते हैं तो वो आपको रेकमेंड करते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या यहाँ पे नहीं करना चाहिए। इट मे बी नोटेड दैट दीज एक्सपर्ट डू नॉट बिकॉज प्रमोटर जस्ट बिकॉज दे आर एग्जिस्टिंग द प्रमोटर इन दीज स्टडीज। और जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो बहुत सारी चीजें बता पाते हैं, बट यहाँ पे जो कंपनी में लोग होते हैं वो सारी चीजों की जानकारी नहीं रखते, वो सिर्फ और सिर्फ अपने डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन रखते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नेम अप्रूवल की। नेम क्यों जरूरी है, आफ्टर सेलेक्टिंग द नेम ऑफ द कंपनी द प्रमोटर सबमिट एन एप्लीकेशन टू द रजिस्टर ऑफ द कंपनी फॉर इट्स अप्रूवल। कहीं नेम सेम तो नहीं हो गया, कलर सेम तो नहीं हो गया, तो ये सारी चीजें भी हम लोग को ध्यान में रखनी होती है। अब हम लोग नेम क्लॉज की अगर बात करें तो नेम इज कंसिडर्ड अनडिजायरेबल इन द फॉलोइंग केसेस, इफ इट इज आइडेंटिकल विद और टू क्लोजली रिसेंबल्स द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी। कोई कंपनी चल रही है उसी से रिलेटेड नाम होगा तो इसको यहाँ पे हटा दिया जाएगा। If it is misleading, it is so considered if the name suggests that the company is in a particular business or it is an association of a particular type when it is not true। बहुत सारे ऐसे नेम होते हैं जो मिसलीड करते हैं, तो मिसलीडिंग नेम को कभी भी यहाँ पे कंसिडर नहीं
अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे कि जो हमारा प्रमोशन स्टेप इन प्रमोशन है, इसमें फोर्थ पॉइंट पे आ रहे हैं, फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब आप करने क्या वाले हैं, बनाने क्या वाले हैं, उसमें कौन कौन सी साइनिंग अथॉरिटीज रहेगी, इसकी हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे। द प्रमोटर्स हैव टू डिसाइड अबाउट द सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यहाँ डिसाइड करना जरूरी है कि यहाँ पे साइनिंग अथॉरिटी कौन रहेगा। दीज आर द पीपल हु आर यूजुअली द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और जनरली ये जो रहेंगे ये डायरेक्टर ऑफ द कंपनी रहेंगे। दे टेक अप द क्वालिफिकेशन शेयर्स इन द कंपनी इफ नेसेसरी, और उनके पास क्वालिफिकेशन शेयर्स भी रहेंगे भाई, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इन लोगों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोफेशनल। किन लोगों को यहाँ पे अपॉइंट करना है, किन को अपॉइंट यहाँ पे नहीं करना है। प्रमोटर्स अपॉइंट मर्चेंट, बैंकर्स, ऑडिटर्स एक्सेट्रा, जिन जिन की भी आवश्यकता होगी उन सारे लोगों को यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। उस कंपनी को प्रमोट करने के लिए और कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए। द प्रमोटर्स प्रिपेयर सर्टेन लीगल डॉक्यूमेंट्स सच एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन व्हिच हैव टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, और रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को ये दोनों ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दोनों ही यहाँ पे सबमिट करने होंगे। अब हम लोग यहाँ पे बात करें कि क्या डिफरेंस होता है क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, तो किस बेसिस पे यहाँ पे डिफरेंस होता है हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, एम या पर्पस हम लोग इसकी बात करें तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइन द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म। किस ऑब्जेक्ट, क्या कारण से ये कंपनी बनाई गई है, ये आपको बताना होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। जब हम लोग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आते हैं तो ये कहता है ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर द रूल्स ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट, मतलब आर्टिकल्स का मतलब सीधा सीधा हो गया रूल्स से, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। दे इंडिकेट हाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी आर टू बी अचीव। ऑब्जेक्टिव हम लोग कैसे अचीव करेंगे, बट विद द लिमिटेशन ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन। बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए कंपनी नहीं चल पाएगी। पोजीशन की अगर हम लोग बात करें, दिस इज द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी एंड इज सबऑर्डिनेट टू द कंपनीज एक्ट। ये मेन डॉक्यूमेंट है और कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट की तरह भी काम करता है। दिस इज द सब्सिडरी डॉक्यूमेंट, मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सपोर्ट करेगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। दिस इज अ सब्सिडरी डॉक्यूमेंट एंड इज सबऑर्डिनेट टू बोथ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द कंपनीज एक्ट। तो दोनों की जगह सबऑर्डिनेट की तरह काम करेगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का भी सबऑर्डिनेट और कंपनीज एक्ट का भी ये बन जाएगा सबऑर्डिनेट। दोस्तों यहाँ पे आगे हम लोग बात करते हैं रिलेशनशिप कैसे रहेगी, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विद द आउटसाइडर। कंपनी का बाहर वालों के साथ कैसा रिलेशन है, वो अच्छा है बुरा है जो भी है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में यहाँ क्लियर होगा। बट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात करें हम लोग तो आर्टिकल्स डिफाइन द रिलेशनशिप ऑफ द मेंबर्स एंड द कंपनी। कंपनी और जो मेंबर्स है उसके उनके रिलेशन कैसे है, मतलब यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये इंटरनल रिलेशन की बात कर रहा है और ये यहाँ पे एक्सटर्नल रिलेशंस की बात कर रहा है। कितने लंबे समय तक के चलेगी, तो वैलिडिटी कितनी है ये हमें बताना है। एक्ट्स बियॉन्ड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर इनवैलिड एंड कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन बाय अनोनिमस वोट ऑफ द मेंबर्स। अब ये यहाँ पे वैलिडिटी की यही बात करें कि मेंबर्स अगर ना चाहे तो ये बहुत लंबा नहीं चल पाएगा। बट एक्ट विच आर बियॉन्ड आर्टिकल्स कैन बी रेटिफाइड बाय द मेंबर्स प्रोवाइडेड दे आर नॉट वायलेट द मेमोरेंडम। यहाँ पे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये किसी भी आर्टिकल को यहाँ पे वायलेट नहीं कर सकते, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेसेसिटी की बात करें, एवरी कंपनी हैड टू फाइल अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपलसरी है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना ही चाहिए। बट यहां हम लोग बात करें इट इज नॉट कंपलसरी फॉर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी टू फाइल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इट में अडॉप्ट टेबल ए ऑफ द कंपनीज एक्ट। टेबल ए को ऑप्ट करके यहां पे वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अगर नहीं भी बनाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है जरूरी है। यहां पे अल्टरेशन की बात करें, अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज क्वाइट डिफिकल्ट एंड इन मेनी केसेस अप्रूवल ऑफ सर्टेन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड। बहुत सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है और यहाँ पे बहुत सारी चीजों के पेपर वर्क होने के बाद ही आप कंपनी को स्टार्ट कर सकते हो। आर्टिकल्स कैन बी अल्टर्ड बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन बाय द मेंबर्स। और यहाँ पे स्पेशली अगर कुछ मान लेते रिजोल्यूशन इन लोगों ने यहाँ पे ऑप्ट कर लिया तो यहाँ पे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन शेयर्स की, कौन से शेयर्स मार्केट में बेच सकते हैं, कौन से शेयर्स नहीं बेच सकते हैं। टू एंश्योर दैट द डायरेक्शन हैज सम स्टेक
डायरेक्टर्स की हम लोग बात करें यहाँ पे, तो डायरेक्टर्स के कुछ जो है स्टेक होते हैं प्रपोज कंपनी में। द आर्टिकल्स यूजुअली हैव अ प्रोविजन रिक्वायरिंग देम टू बाय अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स। अब यहाँ पे ये बताता है कि वो सारे शेयर्स को नहीं खरीद सकते, मगर कुछ नंबर ऑफ शेयर्स को यहाँ पे खरीदा जा सकता है। दे हैव टू पे फॉर दीज शेयर्स बिफोर द ऑब्टेन सर्टिफिकेट कंपनी बिजनेस, और उसके लिए पैसा भी इनको देना पड़ेगा। दीज आर क्वालिफिकेशन कमेंसमेंट शेयर्स ऑफ कॉल। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो शेयर्स है ये सारे के सारे डायरेक्टर्स खरीद सकते हैं, मगर उनको इसका पैसा देना पड़ेगा। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट की हम लोग अगर बात करें, कॉन्ट्रैक्ट साइन बाय द प्रमोटर्स विद अ थर्ड पार्टी बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले क्या क्या सिस्टम बने रहेंगे वो सारे प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन बट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, और इनकॉर्पोरेशन के बाद और बिजनेस स्टार्ट होने के पहले जो भी आपको डॉक्यूमेंट साइन करने हैं वो सारे कहलाते हैं प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन के हम लोग अब स्टेप्स की बात करते हैं। अभी तक के हम लोगों ने प्रमोशन को डिस्कस किया है। इनकॉर्पोरेशन की बात करें, एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन, प्रमोटर्स मेक एन एप्लीकेशन फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। सबसे पहला काम है अप्लाई करना, मतलब एप्लीकेशन सबमिट करना, वो जरूरी है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आएगा भैया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बात करेंगे आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो ये 3 डॉक्यूमेंट हम लोगों ने दे दिए भाई, किसके लिए भाई, तो हम लोगों ने दे दिए इनकॉर्पोरेशन के लिए। अब हम लोग आगे यहाँ पे बात करते हैं consent of proposed director to act as director and an undertaking to purchase qualification share। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई ये जो बंदा है वो कंसेंट तो दे दे डायरेक्टर कि डायरेक्टर की तरह यहाँ पे क्या करने वाला है, बिहेव करने वाला है। आगे बात करते हैं कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रार्स लेटर अप्रूविंग द नेम ऑफ द कंपनी। अब रजिस्ट्रार लेटर पे लिखा जाएगा कि ये कंपनी का नाम क्या रखने वाले हैं। एग्रीमेंट विद प्रपोज्ड मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर। यहाँ पे एग्रीमेंट होगा भाई कितने लोग होल टाइम के लिए है, कितने लोग कुछ टाइम के लिए है। यहाँ पे स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन अफर्मिंग दैट ऑल लीगल रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन हैव बीन कंपाइल्ड। सारे जितने भी डॉक्यूमेंट है क्या इनको यहाँ पे कंपाइल कर दिया गया है, कंपाइल्ड नहीं किया है तो इसको कंपाइल करना पड़ेगा, तभी जाके ये जो है कंपनी काम करना शुरू करेगी। आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पेमेंट ऑफ फीस किस तरीके से होगी। अलॉन्ग विद फाइलिंग ऑफ अबाउट डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन फीस हैज टू बी डिपॉजिटेड विद व्हिच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल। भैया जितनी भी ऑथराइज्ड कैपिटल है उसके हिसाब से यहाँ पे पेमेंट तय होगी, या यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि फीस जो है वो यहाँ पे तय होगी। रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, रजिस्ट्रार वेरीफाइज ऑल द डॉक्यूमेंट। जो रजिस्ट्रार होगा वो पूरे डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, पहले और चेक करेगा कि भाई सही है कि नहीं, ये वेरीफाई करेगा। इफ ही इज सेटिस्फाइड देन ही एंटर्स द नेम ऑफ द कंपनी इन हिज रजिस्टर। अगर वो सेटिस्फाई रहा सारे डॉक्यूमेंट से तो वो यहाँ पे कंपनी का नाम अपने रजिस्टर में लिखने वाला है। और लिख लिया भाई नाम, तो अब हमारा काम शुरू हो जाएगा भाई। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। आफ्टर एंटरिंग द नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्टर इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लिखने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी। इसको हम लोग जैसे हमारा बर्थ होता है वैसे ही कंपनी का भी बर्थ होता है, जो कि एक आर्टिफिशियल मैन की तरह काम करता है यहाँ पे, ठीक है ना। इवन व्हेन अ कंपनी गेट्स रजिस्टर्ड विद द इलीगल ऑब्जेक्ट द बर्थ ऑफ द कंपनी cannot be questioned. The only remedy available is to wind it up. अगर मान लेते हैं कुछ इलीगल तरीके से भी अगर कंपनी बन गई तो वो बर्थ तो हो गया, अब उसको हम लोग क्या करें भाई, वाइंड अप कर दे। बस हमारे पास एक ही यहाँ पे हथियार रहता है कि हम लोग उस कंपनी को क्या कर दे, वाइंड अप कर दे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कैपिटल सब्सक्रिप्शन के स्टेप रिकॉर्ड फॉर रेजिंग फंड्स फ्रॉम द पब्लिक। कैसे हम लोग इसको पैसे को यहाँ पे कंपनी तक के लाएंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए सेबी का अप्रूवल, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए। सेबी रेगुलेट द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया। अ पब्लिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द सेबी। अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा यहाँ पे सेबी से। फाइलिंग ऑफ प्रॉस्पेक्ट कैसे करेंगे भैया, प्रॉस्पेक्टस कैसे लोगों के सामने लाएंगे कि ये कंपनी चालू हो चुकी है और हमें पैसा चाहिए। प्रॉस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट व्हिच इनवाइट्स ऑफर फ्रॉम द पब्लिक टू परचेज शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। लोगों के सामने प्रॉस्पेक्टस रखना कि आप इस सारे शेयर्स और डिबेंचर्स को यहां इस कंपनी के खरीद सकते हैं। अ पब्लिक कंपनी में रेज द फंड्स थ्रू फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और सम प्राइवेट अरेंजमेंट एज डन बाय द प्राइवेट कंपनी। सरकारी कंपनी हो प्राइवेट कंपनी हो, दोनों ही इसको
लॉन्च यहाँ पे कर सकती है। इन सच केसेस अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस इज फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एटलीस्ट 3 days बिफोर मेकिंग द अलॉटमेंट। बट यहाँ पे बताना जरूरी है कि हम लोग ऐसा अलॉटमेंट निकालने वाले हैं और 3 दिन पहले जो है यहाँ पे दोस्तों इसको यहाँ पे इन्फॉर्म करना जरूर है। किसको भाई? रजिस्ट्रार को आप क्या करेंगे? यहाँ पे इन्फॉर्म करने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए अपॉइंटमेंट ऑफ द बैंकर, ब्रोकर, अंडरराइटर्स की हम लोग बात करें, किस किस को अपॉइंट करने वाले हैं। बैंकर्स ऑफ द कंपनी रिसीव द एप्लीकेशन मनी। बैंकर जो है उसके पास क्या आएगा? सबसे पहले भाई उस शेयर या डिबेंचर की एप्लीकेशन मनी आएगी। ब्रोकर एनकरेज द पब्लिक टू अप्लाई फॉर द शेयर। और ब्रोकर एनकरेज करेगा कि भाई यहां पे लोग अप्लाई करें, क्योंकि उसकी ब्रोकरेज भी तो बढ़ेगी यहां पे। अंडरराइटर्स आर द पीपल हु अंडरटेक टू बाय द शेयर्स इफ दीस आर नॉट सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। अगर पब्लिक नहीं खरीदेगी तो अंडरराइटर्स खरीद लेंगे, फिर उसको बाद में बेच देंगे। दे रिसीव अ कमीशन फॉर द अंडरराइटिंग। और इसके लिए उसको क्या मिलेगा? अंडरराइटिंग कमीशन मिलेगा। मतलब डायरेक्टली अगर इसको कोई नहीं खरीद रहा है तो यहां पे अंडरराइटर्स इसको यहां पे खरीद सकते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की हम लोग बात करें यहां पे, अकॉर्डिंग टू द सेबी गाइडलाइंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स इज 90% ऑफ द टोटल इशू। टोटल इशू का सिर्फ 90% ही यहां पे क्या हो सकता है भाई? सब्सक्रिप्शन हो सकता है, जो कि मिनिमम माना जाएगा। इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड विद इन 120 days then the allotment of shares cannot be made and the application money must be returned to the applicant within the next 10 days। 10 दिनों के अंदर ये पूरा का पूरा चुकाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये 120 दिन के अंदर पूरा सब्सक्रिप्शन नहीं मिला इनको। ऐसा कहा जाएगा विद इन 130 days फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू। टोटल देखा जाए तो 130 दिन का यहाँ पे पूरा टाइम पीरियड है। तो ये चीजें हम लोगों को समझ में आ रही है भाई मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज। इट इज नेसेसरी फॉर अ पब्लिक कंपनी टू गेट देयर शेयर्स लिस्टेड इन एनी स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द स्टेट कंट्री विद इन 10 वीक्स ऑफ द सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के 10 वीक के अंदर इनको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फेलिंग विच द अलॉटमेंट इज कैंसल्ड एंड मनी रिटर्न टू द एप्लीकेंट इन 8 days। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो अगर फेल्ड हो गया यहाँ पे एप्लीकेशन मनी के लिए, उसके 8 दिनों के अंदर उसके पास ये पैसा वापस पहुंच जाएगा। तो ये सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है काफी स्ट्रिक्ट है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की हम लोग बात कर रहे हैं तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मींस एक्सेप्टेंस ऑफ द शेयर सप्लाइड। अलॉटमेंट का मतलब कंपनी एग्री है और अब आपको शेयर देना यहाँ पे चाहती है। अलॉटमेंट लेटर आर इशू टू द शेयर होल्डर। अलॉटमेंट लेटर जो है किसको मिल जाएगा भाई? शेयर होल्डर्स को। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू ईच इज सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 days। 30 दिनों के अंदर ये सारे जो भी इंफॉर्मेशन है इनके पास पहुंच जानी चाहिए। टू अलॉटमेंट इन अ स्टेटमेंट कॉल्ड रिटर्न ऑन अलॉटमेंट, और इसको कहा जाता है रिटर्न ऑन अलॉटमेंट। चलो भाई हम लोग अब आगे बढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि जो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड है। तो एक एक डॉक्यूमेंट की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। अ डिक्लेरेशन दैट शेयर्स पेबल इन कैश हैव बीन सब्सक्राइब्ड फॉर एंड अलॉटेड अप द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ बोल रहा है कि एक ऐसा डिक्लेरेशन देना जिसमें कि आप जो पेमेंट देने वाले हैं वो कैश में दे रहे हैं, जो भी आपने जो शेयर्स जो सब्सक्राइब कर रहे हैं वो, और अलॉटेड करना है जितने भी आपने शेयर जो अलॉट करे हैं वो। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस, जो प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है वो सारे चीजों की हम लोग को यहाँ बात करनी है। दैट मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट मेड। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन जितने भी अप्लाई करे तो उतने मिल जाए और अलॉटमेंट जो है उसका हो जाए। ये कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट पे आएंगे। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है भाई हमारा? अ डिक्लेरेशन दैट एवरी डायरेक्टर हैज पेड इन कैश। सभी डायरेक्टर जो है यहाँ पे क्या करे भैया? कैश में पेड करे जो भी आपने शेयर्स लिए उसके लिए। द एप्लीकेशन एंड द अलॉटमेंट मनी ऑन हिज शेयर्स इन द सेम प्रोपोर्शन एज अदर। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का जो शेयर है, जो रेशियो है वो लगभग होना चाहिए बराबर। दैट ऑल डायरेक्टर्स हैव बीन पेड देयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी इन कैश। तो जितने भी डायरेक्टर्स है वो यहाँ पे अलॉटमेंट मनी और एप्लीकेशन मनी जो है वो क्या करे? कैश में यहाँ पे पेड करें। ठीक है, हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अ डिक्लेरेशन दैट नो मनी इज पेएबल और लायबल टू बिकम पेएबल टू द एप्लीकेंट बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द कंपनी टू ईदर अप्लाई फॉर और ऑब्टेन परमिशन to deal its securities on a stock exchange and no dues। तो यहाँ कहा गया है कि ऐसा डिक्लेरेशन अगर मान लेते हैं कोई भी मनी यहाँ पे पेबल नहीं हुआ है, लाइबल नहीं है अगर वो उस चीज को देने के लिए, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि उसका जो फेलियर है उसके लिए यहाँ पे बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ेगी भाई। और बिना परमिशन के यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में ये भी क्लियर करना पड़ेगा कि उस पर कोई ड्यू तो बचा है या नहीं बचा। ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करना यहाँ पे जरूरी है।
नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पे आते हैं, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन कैन बी साइंड बाय अ डायरेक्टर। एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन जो है उसको साइन करना पड़ेगा और विद सेक्रेटरी दिस रिक्वायरमेंट हैज बीन कंपाइल्ड ऑफ द कंपनी, और कंपनी के साथ कंपाइल करके ये पूरे के पूरे आपको डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे। अ पब्लिक कंपनी रेजिंग फंड privately which has earlier filed a statement in lieu of prospectus has to submit only document 2 और document 4। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे पब्लिक की और प्राइवेट कंपनी की, तो यहाँ पे पब्लिक कंपनी को क्या है भाई, पब्लिक कंपनी रेजिंग फंड्स प्राइवेटली, रेज कर सकती है वो अपने जो फंड है उसको प्राइवेटली, विच हैज अर्लियर फाइल्ड अ स्टेटमेंट, जिसने पहले ही स्टेटमेंट फाइल कर दिया है इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के अगेंस्ट में, हैज टू सबमिट ओनली डॉक्यूमेंट। अब कितने डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, डॉक्यूमेंट 2 और डॉक्यूमेंट 4, जो हम लोगों ने अभी पहले डिस्कस करे थे वही डॉक्यूमेंट यहाँ पे इनको सबमिट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ ये जो हमारा पूरा अध्याय है, ये जो पार्ट है, ये समाप्त होता है और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरा चैप्टर यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए, मेरे साथ करना एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।